अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में रूस पावलोव द्वारा दिया गया। पावलोव रूस का था। पुस्तक थी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल किसकी पुस्तक है? पावलोव की। पावलोव कहाँ का था? रूस का। 1904 में दिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें कुत्ते की लार ग्रंथि पैरोटिड कान के नीचे होती है, उसके प्रयोग किया गया। सिद्धांत CR थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, अधिगम का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अधिगम का चिर सम्मक सिद्धांत, अधिगम का अनुबंधन सिद्धांत और अधिगम का परंपरागत सिद्धांत। अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो प्रकार के उद्दीपकों पर सर्वाधिक बल दिया, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय जो क्रिया पूर्व में भोजन के माध्यम से हो रही थी, वही क्रिया अब घंटी के माध्यम से होने लगी तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया यानी अनुकूलन करके अनुक्रिया करवाई जा रही है। जैसे UCS बराबर कुत्ता बराबर UCR स्वाभाविक अनुक्रिया, CS प्लस UCS कुत्ता बराबर UCR स्वाभाविक क्रिया, CS कुत्ता CR अस्वाभाविक क्रिया। अनुबंधित पद UCS भोजन स्वाभाविक, UCR लार स्वाभाविक क्रिया। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और लार स्वाभाविक क्रिया है। CS मतलब घंटी है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, और CR मतलब लार अस्वाभाविक क्रिया। लार स्वाभाविक और अस्वाभाविक क्रिया है, जबकि घंटी और भोजन अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक है। नोट: किसी अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा स्वाभाविक क्रिया का होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। किसी अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया का होना ही किसी अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा स्वाभाविक क्रिया का होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। पावलोव ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार की क्रियाएं बताई, स्वाभाविक क्रियाएं यानी अनुबंधित क्रिया, अस्वाभाविक क्रियाएं यानी अनुबंधित क्रिया। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अनुकूलित उत्तेजना पर सर्वाधिक बल दिया। अनुकूलित उत्तेजना से आशय आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज़ सुनकर कुत्ता अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, कान सीधे कर देता है और लार गिरने लगती है। यही अनुकूलित उत्तेजना है। किसी खिलाड़ी द्वारा खेल प्रारंभ होने से पूर्व ही अपनी स्थिति में आना, विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व छात्रों द्वारा अवस्था बंद कर देना। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा है कि अनुकूलित अनुक्रिया के लिए अनुबंधन का होना आवश्यक है, क्योंकि अनुबंधन के अभाव में अनुकूलित अनुक्रिया संभव नहीं हो सकती। अनुबंधन से आशय पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित किया गया अनुबंधन, यानी लगातार पुनरावृत्ति घंटी बजा रहे हैं, हमेशा भोजन के साथ साथ घंटी बज जा रही है, मतलब कुत्ते का भोजन के साथ अनुबंधन कराया जा रहा है। भोजन के स्थान पर घंटी का अनुबंधन कराया जा रहा है। घंटी बज जाते ही वो मतलब समझ जाता है कि भोजन आने वाला है। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। अनुबंधन का जनक कौन है? पावलोव। 1904 में पावलोव को अनुबंधन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1904 में सम्मानित किया। पावलोव कहाँ का था? रूस का था। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद कर देना, कक्ष में शिक्षक आने पर छात्रों द्वारा अभिवादन करना, मंदिर के सामने से निकलने समय अपना सिर झुकाना, चाबी रखने का स्थान बदलने के बावजूद भी पुराने स्थान पर ही चाबी रखने के लिए जाना, ये अनुबंधन है। अनुबंधन 4 प्रकार का होता है, पावलोव ने दिया है। सहकालिक अनुबंधन। पावलोव ने 4 प्रकार का अनुबंधन दिया। एक तो सहकालिक, जब अस्वाभाविक व स्वाभाविक उद्दीपक दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाए तो बनने वाला अनुबंधन सहकालिक अनुबंधन कहलाता है। जैसे घंटी बजाते हाथों हाथ भोजन दे देना, ये सहकालिक है। विलंबित अनुबंधन, वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक व स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य बहुत ही कम समय हो तो उत्पन्न अनुबंधन विलंबित अनुबंधन कहलाता है। पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना ही विलंबित अनुबंधन। सहकालिक मतलब साथ साथ, विलंबित मतलब 5 सेकंड का अंतर।
विलंबित अनुबंधन ही अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। अवशेष अनुबंधन वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक व स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य बहुत अधिक समय अंतराल हो तो उत्पन्न अनुबंधन अवशेष अनुबंधन कहलाता है। वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य बहुत अधिक समय अंतराल हो तो अनुबंधन अवशेष अनुबंधन कहलाता है। जैसे 1 घंटा पूर्व घंटी बजाकर भोजन देना, सबसे पहले सकालिक यानी साथ साथ, फिर विलंबित जिसमें 5 सेकंड का अंतर और अवशेष में 1 घंटे का अंतर लिया जाता है। पक्षगामी अनुबंधन वह अनुबंधन जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उत्पन्न अनुबंधन पक्षगामी अनुबंधन कहलाता है। भोजन देने के बाद घंटी बजाना तो ये पक्षगामी, क्योंकि बाद में कोई मतलब नहीं देने का। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां दी। विलोपितकरण या विलोपन अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है। मतलब लंबे समय तक हम घंटी बजा रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे, घंटी बजा रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे, तो वो फिर अनुक्रिया क्या होगी, समाप्त होगी, अनुबंधन समाप्त हो जाएगा। अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया ही विलोपितीकरण या विलोपन कहलाती। किसी आदत का बनना अनुबंधन है तो आदत का छूटना विलोपीकरण, आदत का बनना अनुबंधन, आदत का छूटना विलोपीकरण। जैसे अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक भोजन प्रस्तुत न करने पर लार आना बंद होना। उद्दीपक सामान्यीकरण मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामान्यीकरण है। सांप देखने बाद रस्सी को भी सांप समझना, ये मिलती जुलती यानी उद्दीपक सामान्यीकरण है। एक बालक को काली गाय द्वारा सींग बांधने पर बालक प्रत्येक काली दिखने वाली वस्तु से डरता है, ये उद्दीपक सामान्यीकरण है। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक सामान्यीकरण के तहत 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किए। वाटसन ने किस पर प्रयोग की? 11 माह के अपने पुत्र पर उद्दीपक सामान्यीकरण के प्रयोग किया। उद्दीपक विभेदीकरण दो उद्दीपकों के मध्य समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। जैसे रस्सी से डरना बंद हो जाना, अब उद्दीपक का विभेदीकरण हो गया, रस्सी से डरना बंद हो गया। दो उद्दीपकों के मध्य समानता असमानता का पता लगना, पता लग जाता है तो व्यक्ति रस्सी से नहीं डरता है। समय कारक पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन नहीं हो सकता है। ये समय कारक है। पावलोव ने 5 सेकंड दी। बुद्धि कारक क्या है? पावलोव के अनुसार मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उनमें अनुबंधन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। बुद्धि कारक के तहत पावलोव बोलता है मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उसमें अनुबंधन करने की क्षमता का अभाव होता है। तो उन्हें क्या किया जाए? व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, हस्तकला आदि का ज्ञान दिया जाए। पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन अनुबंधन समाप्त होने के उपरांत भी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर पुनः अनुक्रिया का प्रारंभ होना पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन कहते हैं। छोटे बच्चों को खेलते देख खेलने की इच्छा प्रकट करना पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन। पावलोव के सिद्धांत व शैक्षिक महत्व अधिगम का यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। छोटे बालक बालिकाओं को सीखने में सहायक है। बालक बालिकाओं को ये अक्षर व भाषाई ज्ञान सिखाने में सहायक है। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना व बुरी आदतों को छुड़ाने में सहायक है। मतलब पुनरावृत्ति करेंगे तो अच्छी आदतें आ जाएगी और बुरी आदतें चली जाएगी। जानवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक है। शराबी की शराब छुड़ाने में सहायक है। बालकों में भय तत्व के निर्माण व निर्माण भी किया जा सकता है और भय तत्व का निवारण भी किया जा सकता है, दोनों में सहायक है। मतलब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है। बार बार शिक्षण सामग्री पढ़ेंगे तो वो स्थायी हो जाएगी। अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं के यांत्रिक तरीके से सीखने का समर्थन करता है। पावलोव का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का समर्थन करता है। पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग लाने का श्रेय एंडरसन को जाता है। पावलोव ने जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया उसे जो शिक्षा के क्षेत्र में लाने का प्रयोग एंडरसन द्वारा किया गया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत 3R थ्योरी प्रयोग भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक। अनुबंधन का सिद्धांत किसका था? पावलोव का। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक।
थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर अमेरिका में प्रयोग किया। थॉर्नडाइक कहाँ का था? अमेरिका का था। पावलोव कहाँ का था? रूस का था। वाइगोस्की रूस। जॉन डेवी स्विट्जरलैंड। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ए एनिमल इंटेलिजेंस, द प्रिंसिपल ऑफ रीचिंग, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, द एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षक मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉर्नडाइक। शिक्षक मनोविज्ञान का जनक ही थॉर्नडाइक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है, उद्दीपक शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग भी थॉर्नडाइक ने ही किया है। इस सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अधिगम का सह संबंध सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत, सह संबंध या बंध सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का, और अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का था पावलोव का। अधिगम संयोजनवादी सिद्धांत, पावलोव ने सिद्धांत दिया अनुकूलित अनुक्रिया का, और थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया उद्दीपक अनुक्रिया का। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एसआर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को एसआर थ्योरी, अधिगम का सहसंबंध, अधिगम का बंध संबंध, और अधिगम संयोजनवादी सिद्धांत, प्रयास त्रुटि सिद्धांत, अधिगम का भूल सुधार सिद्धांत, अधिगम का सुख दुख सिद्धांत, अधिगम का चयन सिद्धांत और अधिगम का आवर्ती सिद्धांत। ये किसके नाम है? पावलोव नहीं, थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसके नाम है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय उद्दीपक सिद्धांत था थॉर्नडाइक, उद्दीपक की उपस्थिति पर सर्वाधिक बल दिया और लिखा कि किसी भी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना अति आवश्यक है, क्योंकि उद्दीपक के अभाव में अनुक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। उद्दीपक अनुक्रिया से किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना ही उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय ये लिखा कि जब बालक बालिकाओं के समक्ष कोई नवीन उद्दीपक उत्पन्न होता है या प्रस्तुत होता है तो बालक उससे प्रभावित होकर विभिन्न अनुक्रिया करने लगते हैं, परंतु प्रारंभिक अनुक्रिया गलत या त्रुटिपूर्ण होती है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने के कारण त्रुटियों की मात्रा में कमी होने लगती है और धीरे धीरे अधिगम प्रभावी हो जाता है। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली, मछली उद्दीपक था, अनुक्रिया भूखी बिल्ली पिंजरे में, प्रयास गलत त्रुटिपूर्ण, निरंतर अभ्यास त्रुटियों की मात्रा में कमी और अधिगम प्रभावी। कौन सी अनुक्रिया हुई? सबसे पहले प्रयास गलत किए यानी त्रुटिपूर्ण किए, निरंतर अभ्यास किए तो त्रुटियों में कमी आई, और लास्ट में अधिगम प्रभावी हो गए। निरीक्षण प्रणाली, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली प्रेरक की पूर्ति के लिए अनुक्रिया करती है। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए 3 मुख्यतः व 5 गौण नियम दिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य व 5 गौण नियम बताए। सीखने के मुख्य नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास या श्रम का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। सीखने के मुख्य नियम 3 दिए और गौण नियम 5 दिए। मुख्य कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास, श्रम का नियम, प्रभाव, परिणाम का नियम। सीखने के गौण नियम 5 थे। बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, सादृश्यता व आत्मीकरण का नियम, सहचर्या का नियम, सहचर्या परिवर्तन का नियम। मुख्य नियम ये तो 5 गौण नियम है, और ऊपर वाले कौन से थे? मुख्य नियम 3 है, 5 गौण नियम। मुख्य नियम की व्याख्या: तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं को मानसिक रूप से तैयार या तत्पर होना ही आवश्यक होता है, क्योंकि तत्परता के अभाव में किया गया कार्य सफलता प्रदान नहीं कर सकता। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। छोटे बालकों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा जा सकता है, परंतु पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वुडवर्थ,
तत्परता के नियम को मानसिक शक्ति का नियम कहा जाता है। वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक शक्ति का नियम कहा है। तत्परता के नियम को रुचि एवं अभिप्रेरणा का नियम भी कहा जाता है। अभ्यास श्रम का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास श्रम का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास श्रम करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अभाव में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखना। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम को दो उपनियम बताएं। उपयोगिता का नियम, इसमें थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या श्रम प्रारंभ किया जाता है जो उनके उपयोग एवं महत्व की होती है। धोनी के लिए क्रिकेट का अभ्यास, किसकान के लिए उपयोग भूमि और प्रतियोगी विद्यार्थी के लिए किताबें। अनुपयोगी का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं द्वारा उस विषय वस्तु के द्वारा अभ्यास श्रम प्रारंभ नहीं किया जा सकता तो विषय वस्तु उनके अनुपयोगी है। धोनी के लिए नाचना गाना क्योंकि संभव नहीं है, वो तो केवल क्या कर सकता है, क्रिकेट खेल सकता है। किसान बंजर भूमि काम की नहीं होती, उपयोगी भूमि। प्रभाव एवं परिणाम का नियम, ये मुख्य नियम है 3, ठीक है। पहला कौन सा था, तत्परता का, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जो विषय वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि प्रभावहीन वस्तुओं के लिए बालक कोई अभ्यास नहीं करता। सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, 10वीं कक्षा में मेरिट में आने के बाद 12वीं कक्षा में मेरिट में आने का प्रयास करना, ये क्या है, प्रभाव या परिणाम का नियम है। थॉर्नडाइक ने 2 उपनियम दिए, संतोष या असंतोष। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, ठीक है। कौन सा सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का। पावलोव का था अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। संतोष का नियम क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास प्रारंभ किया जाता है जैसे उसे सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा, जैसे हमें जो विषय सबसे अच्छा लगता है उसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं, ये संतोष का नियम। असंतोष का नियम क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास प्रारंभ नहीं किया जाता है जिस विषय वस्तु से उन्हें आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे बिल्ली के सम्मुख मोबाइल रखना, कोई मतलब नहीं, भैंस के आगे भीड़ बजाना। हमें कोई ऐसा कठिन विषय दे दे जिसमें हमें रुचि नहीं है तो उसमें थोड़ा हमें असंतोष लगता है। थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम कौन कौन से हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक बालिकाओं द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया से सफलता प्राप्त हो संभव नहीं। थॉर्नडाइक का मानना है कि भाई साहब बहु प्रतिक्रिया करते रहो, जब तक सफलता नहीं मिले तब तक बहु प्रतिक्रिया करते रहने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाला है भी नहीं। इसी सिद्धांत के साथ हमेशा हमें कार्य करते रहना चाहिए। जैसे आम के पेड़ से आम तोड़ने हेतु अनेक पत्थर फेंकने पड़ते हैं तभी सफलता मिलती है। किसी प्रतियोगी विद्यार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करने पर ही 150 या 100 क्वेश्चन सही हो पाते हैं, 100 पूरे नहीं होते, 100 तक ही, 150 में 100 सही होते तभी जुगाड़ हो जाता है। आंशिक क्रिया का नियम, थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके शिक्षण करवाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी विषय वस्तु के साथ में बालकों की मानसिक सक्रियता के साथ कार्य करती है। यह आंशिक क्रिया का नियम। वर्ण सीखकर व्याकरण सिखाना, पहले व्याकरण सिखा दी तो उस पर बोझ बन जाएगी, नहीं पहले वर्ण सिखाओ बाद में धीरे धीरे व्याकरण सिखानी। बूंद बूंद से घड़ा भरना, मानसिक विन्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार बार बार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं की मानसिकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य सफलता प्रदान नहीं करता है।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानसिक विन्यास के नियम। सदृश्यता का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी नवीन समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया सदृश्य कहलाती है। जैसे घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना। सहचर्या का नियम। सहचर्या परिवर्तन का नियम। किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया सहचर्या कहलाती है। सीखने का परंपरागत विधियों में परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया सहचर्या परिवर्तन कहलाती है। जैसे एकलव्य के द्वारा धनुष विद्या सीखना। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता में वृद्धि। मंदबुद्धि बालकों को सीखने में सहायक। अभ्यास की निरंतरता पर बल। अनुभव द्वारा सीखना। प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखना। असफलता में सफलता। विश्वास बनाम आत्मविश्वास में वृद्धि। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में सहायक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका? थॉर्नडाइक का। और अनुक्रिया अनुबंधन पावलोव। और क्रिया प्रत्युत्तर सिद्धांत स्किनर का है। स्किनर अमेरिका का था, पावलोव रूस का था, थॉर्नडाइक अमेरिका का था और स्किनर भी अमेरिका। इसमें द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। स्किनर प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर थे। व्यवहार का प्रथम विश्लेषणात्मक अध्ययन स्किनर द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के उपनाम है आरएस थ्योरी, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत, अधिगम का साधनात्मक सिद्धांत। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विपरीत। स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत से एसआर तत्व को लेकर उसे आरएस तत्व में परिवर्तित कर दिया। स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत से एसआर तत्व को लेकर उसे आरएस तत्व में विभक्त कर दिया। यानी थॉर्नडाइक में पहले एस था तो स्किनर ने सोचा यार मेरे नाम के पहले एस आता है तो ऐसे करता हूँ, एस को बाद में कर देता हूँ और आर के पहले लेता। क्रिया पशुता से आशय, यानी एस आर का मतलब आर एस का मतलब है स्किनर में र बाद में आता है तो उसको आर पहले ले लिया, और स्किनर में एस पहले आता है तो उसने सब पहले आता है तो उसमें एस बाद में ले लिया, ऐसे उल्टा कर दिया। क्रिया पशुता नियम किसने दिया? स्किनर ने। स्किनर कहाँ का था? अमेरिका का था। बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। क्रिया पशुता से आशय वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्रिया पशुता कहलाता है। जैसे चलना फिरना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, खाना पीना एवं दैनिक कार्य। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय देखा है कि बार बार को निरंतर अनुक्रिया करते रहना चाहिए तथा अनुक्रिया के मध्य तत्काल पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने पर बार बार वह क्रिया करने लगते हैं जैसा शिक्षक चाहता है और इससे बार बार की त्रुटियों की मात्रा में कमी होती है तथा उनका अधिगम प्रभावी हो जाता है। पुनर्बलन से आशय वह तत्व जिसके माध्यम से बार बार कार्य करने की गति में वृद्धि होती है, पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन क्या है? वह प्रारूप जिससे किसी कार्य को करने की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ती है यानी कि पुनर्बलन है। पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर द्वारा किया गया, लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हॉल द्वारा। पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर और पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हॉल द्वारा दिया गया। पुनर्बलन के दो प्रकार हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन क्रिया में किसी नवीन तत्व को जोड़ने पर अगर क्रिया की गति में वृद्धि हो तो उसे सकारात्मक कहते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन दो प्रकार का है। प्राथमिक सकारात्मक वह पुनर्बलन जैसे व्यक्ति स्वयं को स्वयं ही प्रदान करता है। प्राथमिक है जैसे भोजन पानी नींद थकान मलमूत्र त्यागना आदि। द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन जो दूसरों के द्वारा प्रदान किया जाए, जैसे शाबाशी प्रशंसा निंदा मेडल प्रशंसा पत्र और तमंग उपाधि आदि दूसरों के द्वारा दी जाती है। नकारात्मक पुनर्बलन क्रिया से किसी तत्व के प्रभाव को कम करने या हटाने से अगर क्रिया की गति में वृद्धि
होती है उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। हटाने से यदि तत्वों के प्रभाव से हटाने से यदि वृद्धि होती है तो वो नकारात्मक पुनर्बलन है। तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना, बरसात से बचने के लिए छाते के उपयोग, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना, परीक्षा में एक से अधिक पेन ले जाना, क्या पता खराब हो जाए, एक से दूसरा काम आ जाए। इसके अंदर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो प्रकार की पुनर्बलन अनुसूचियां बताई। दो प्रकार की अनुसूचियां कौन सी है? सतत पुनर्बलन अनुसूची, बालक बालिकाओं के द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया के पश्चात पुनर्बलन प्रदान करना सतत पुनर्बलन कहलाता है, लेकिन अधिक प्रभावी नहीं माना जाता है। तो बार बार पुनर्बलन दे रहे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, खत्म हो जाता है मतलब धीरे धीरे, क्योंकि इससे बालकों में अहम की भावना विकसित हो जाती है सतत देने से। नोट: सतत पुनर्बलन जब बार बार के द्वारा कार्य करना प्रारंभ किया जाता है तो ही प्रदान करना चाहिए। कार्य को अच्छे से सीख लेने के पश्चात उसे सतत पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। कार्य को अच्छे से सीख लेने के पश्चात उसे सतत पुनर्बलन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। अच्छे से यदि कार्य सीख लेता है तो उसे सतत पुनर्बलन नहीं देना। आंशिक पुनर्बलन समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार दिया गया पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन। ये भी दो प्रकार का। अनुपात पुनर्बलन कार्य क्रिया की मात्रा संख्या के आधार पर दिया गया। इसके भी दो प्रकार हैं: निश्चित अनुपात पुनर्बलन, अनिश्चित अनुपात पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन समय अंतराल के आधार पर दिया गया। ये भी दो प्रकार का, निश्चित अंतराल, अनिश्चित अंतराल। इसके अंदर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय सफेद कबूतर और चूहे पर प्रयोग किए। इसके अंदर ने किस पे प्रयोग किए? चूहे पे किए। और किस पे किए? कबूतर पे किए। पावलोव ने कुत्ते पे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, स्किनर ने चूहे पर, सफेद कबूतर पे। कबूतर को क्या दिया जाता है? दाना। चूहे कोई दाना ही देंगे। पुनर्बलन क्रिया गति में वृद्धि, दाना देखते ही वृद्धि होती है। इसके अंदर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय निम्न प्रकार की शब्दावली बताई। सबसे पहले पुनर्बलन शब्द किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। शेपिंग बारंबारता को किसी उद्देश्य किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया गया आंशिक पुनर्बलन शेपिंग कहलाता है। बार बार किसी उद्देश्य की पूर्ति को प्रेरित करने के लिए दिया गया आंशिक पुनर्बलन शेपिंग कहलाता है। बार बार कार्य कराना है किंतु आंशिक पुनर्बलन देना शेपिंग है। टोकन इकोनॉमी बार बार के वांछित व्यवहार से सुहृद करने एवं बुरे व्यवहार को कम करने की प्रक्रिया टोकन इकोनॉमी कहलाती है। ये एक सांकेतिक मुद्रा है जिसके माध्यम से बार बार के व्यवहार में परिवर्तन करने या किसी नवीन आदत का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। चेनिंग स्किनर के अनुसार किसी विषय वस्तु को छोटे भागों में विभक्त कर क्रमबद्ध रूप से सीखने की प्रक्रिया चेनिंग कहलाती है। मैजिक ट्रेनिंग बार बार के व्यवहार को यांत्रिक तरीके से नियंत्रित करने की प्रक्रिया मैजिक ट्रेनिंग। स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक व अभिप्रेरणा अप्रत्यक्ष होते हैं। स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक और अभिप्रेरणा अप्रत्यक्ष होते हैं। अभी दिन को मेरे से यही सवाल किया था तो भाई साहब मैंने तो अभी तक अध्ययन नहीं किया पूरा इसका। अब पता चला कि उद्दीपक और अनिक्रिया दोनों क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं स्किनर के सिद्धांत में। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, क्योंकि स्किनर के अनुसार जिस कार्य को करने में व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है व्यक्ति उस कार्य को निरंतर दोहराता रहता है। साथ ही जिस कार्य को करने में व्यक्ति को दर्द की अनुभूति होती है तो व्यक्ति उस कार्य को त्याग देता है।
इसके अंदर में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो प्रकार के व्यवहार बताए। प्रतीकात्मक व्यवहार एस टाइप इलेक्ट्रॉइड, वह व्यवहार जिसका संचालन सीधा उद्दीपक के माध्यम से होता है, प्रतीकात्मक व्यवहार कहलाता है। आंख में तिनका गिरने पर आंख से आंसू आना, खतरा देखते ही आंखें बंद हो जाना, क्रिया प्रसूता व्यवहार। आर टाइप यह इमेटाइड, वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, क्रिया प्रसूता। टेलीफोन की घंटी बजने पर बात करना या न करना उसके मस्तिष्क पर निर्भर करता है। स्किनर के सिद्धांत की शैक्षिक महत्व। सामान्य बार बार को सीखने में सहायक। ये बाबा क्या लिखा है इसने नोट्स में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्रिया की निरंतरता पर सर्वाधिक बल। अभिकर्मी अनुदेशन विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। मनोरोगियों का उपचार करने में सहायक है। बार बार को निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण करवाने में सहायक है। करके सीखने के नियम पर आधारित है। जॉन डीवी के अनुसार करके सीखने के नियम पर आधारित है। क्या स्किनर का क्रिया प्रसूता का सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है? किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हल का। पुनर्बलन शब्द किसने दिया? स्किनर ने। पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हल का। क्लार्क हल कहाँ का है? अमेरिका का। थॉर्नडाइक कहाँ का है? अमेरिका का। स्किनर कहाँ का है? अमेरिका का। पावलोव कहाँ का है? रूस का। क्लार्क हल की पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस सिद्धांत के उपनाम है प्रबलन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, स्वबलीकरण सबलीकरण का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, अधिगम का यथार्थ सिद्धांत। पुनर्बलन के पूर्व अन्य नाम है, ठीक है। अधिगम का क्रमबद्ध सिद्धांत, अधिगम का गणितीय गणना सिद्धांत, आवश्यकता का अवतरण सिद्धांत। क्लार्क हल का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यानी पावलोव ने, क्लार्क हल ने क्या किया? थॉर्नडाइक और पावलोव को देख के ठीक है हम भी एक दे देते हैं सिद्धांत, तो थोड़ा नाम चेंज कर दिया, पुनर्बलन कर दिया। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया तथा लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुक्रिया करता है तथा जिस अनुक्रिया से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है व्यक्ति उस कार्य को सीख लेता है। व्यक्ति की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती है, अतः व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया भी कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर चलती रहती है, यानी पुनर्बलन लगातार चलता रहता है। क्लार्क हल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए स्किनर ने लिखा है कि यह आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। क्लार्क हल के पुनर्बलन के सिद्धांत को स्किनर ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत का, ये क्वेश्चन मेरे से आज किया गया जशु द्वारा। भाई साहब आज तक तो मेरे को समझ में नहीं आया था। अब इस साइकोलॉजी के नाक में दम करके छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे तब तक साइकोलॉजी को छोड़ने वाला है भी नहीं। क्लार्क हल का यह सिद्धांत हाइपोस्टेसिस पद्धति पर आधारित है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्किनर के अनुसार कौन सा है? क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। क्लार्क हल का सिद्धांत हाइपोस्टेसिस पद्धति पर आधारित है। किसका सिद्धांत हाइपोस्टेसिस पद्धति पर आधारित है? तो क्लार्क हल का। हाइपोस्टेसिस पद्धति से आशय बार बार मानसिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया हाइपोस्टेसिस कहलाती है। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पुनर्बलन पर भी बल दिया। क्लार्क हल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जब कार्य करता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है तो उसमें पुनर्बलन का भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति निरंतर कार्य करता रहता है। आवश्यकता शारीरिक मानसिक, फिर चालक अंतर्नोद, अभिप्रेरणा, अनुक्रिया, बाधाएं, तनाव, पुनर्बलन और उद्देश्य की प्राप्ति। सबसे पहले तो आवश्यकता जरूरी है, फिर मानसिक एवं शारीरिक क्रियाएं होंगी, उसके बाद में चालक की अंतर्नोद होगा, फिर अभिप्रेरणा मिलेगी, अभिप्रेरणा पर अनुक्रिया की जाएगी, बाधाएं आएगी, तनाव आएगा, पुनर्बलन मिलेगा, लास्ट में उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी।
अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत E.R. गुथरी का है। गुथरी प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। प्रयोग भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने भी बिल्ली पे किए, गुथरी ने भी बिल्ली की की। स्किनर ने चूहे व कबूतर पे, पावलोव ने कुत्ते पे। ये पिछली रीड में क्वेश्चन आया था। स्किनर ने चूहे व कबूतर पे। अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत गुथरी के अनुसार, गुथरी ने। अन्य नाम है अधिगम का स्थापन सिद्धांत, अधिगम का समीपता सिद्धांत, अनुभव आधारित सिद्धांत, अधिगम का एकल प्रयास सिद्धांत। प्रतिस्थापन से आशय। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पूर्व अनुभव पर सर्वाधिक बल दिया, यही प्रतिस्थापन है। गुथरी का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। गुथरी का भी थॉर्नडाइक व पावलोव पे और क्लार्क का भी थॉर्नडाइक व पावलोव पे था। जन्मजात एवं अर्जित अनुक्रियाओं को बाद कि उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू करना प्रतिस्थापन कहलाता है। अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी नवीन समस्या का समाधान करना ही प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन क्या है? तो अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी नवीन समस्या का समाधान करना ही प्रतिस्थापन है। गुथरी के अनुसार जब उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों एक साथ प्रस्तुत हो, दोनों के मध्य एक संबंध या अनुकरण का निर्माण हो जाता है, अतः इसी संबंध अनुभव को बाद की उसे मिलती जुलती परिस्थितियों में लागू करना ही प्रतिस्थापन है। गर्म लोहे की छड़, हाथ के स्पर्श होना, हाथ का दूर हटना। गर्म पानी की बाल्टी, हाथ का दूर हटना, दूध का जलना, छाछ को भी फूंक कर पीना। गुथरी ने प्रतिस्थापन के तत्व को सिद्ध करने के लिए बिल्ली का प्रयोग किया। बिल्ली ने 800 प्रयास किए, फिर अंत में एक प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली। बिल्ली ने प्रयोग में सिद्ध किया कि सीखना एकल प्रयास का परिणाम है और अपने पूर्व अनुबंध का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना ही प्रतिस्थापन है। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अनुक्रिया दोनों के मध्य समीपता पर भी सर्वाधिक बल दिया। इस कारण से अधिगम की समीपता का सिद्धांत कहा जाता है। समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय उद्दीपक व अनुक्रिया दोनों के मध्य समीपता पर भी सर्वाधिक बल दिया। उद्दीपक अनुक्रिया दोनों के मध्य समीपता का बल दिया, इसलिए समीपता का सिद्धांत कहलाता है। गुथरी एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पुनर्बलन का विरोध किया। अब पुनर्बलन का विरोध किसने किया? तो गुथरी ने किया। पुनर्बलन को सबसे अच्छा किसने बताया? स्किनर ने बताया। अब तक का सर्वश्रेष्ठ है, जबकि गुथरी एकमात्र व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक है, जिसने पुनर्बलन का विरोध किया। गुथरी के अनुसार किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य समीपता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि समीपता के अभाव में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूर के डूंगर सुहाने लगते हैं, बीरबल की खिचड़ी, यानी नज़दीक होगा तो ही कार्य होगा, दूर दूर बैठने से कुछ नहीं होगा। गुथरी ने लिखा है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य समीपता होनी चाहिए, पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होनी। अतः गुथरी ने स्किनर के पुनर्बलन तत्व का विरोध किया। गुथरी ने पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क ने। गुथरी ने समीपता के तत्व को सिद्ध करने के लिए पीटर व खरगोश पर अपना प्रयोग किया। पीटर उसका पुत्र था गुथरी का, खरगोश। एडविन गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय बार बार के व्यवहार में परिवर्तन के लिए थकान विधि, देहली विधि और सीमा विधि और विरोधी उद्दीपक विधि का प्रयोग किया। संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। संज्ञानवादी कौन कौन है, आगे आ जाएंगे। अधिगम का सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास अल्बर्ट बांडुरा। बांडुरा कहाँ का था? कनाडा का था। कब दिया? 1977 में।
इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछेगा। बांडुरा कहाँ का निवासी था? कनाडा का। स्किंदर कहाँ का? अमेरिका का। थॉर्नडाइक कहाँ का? अमेरिका का। द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल फाउंडेशन एंड थॉट ऑफ एक्शन, द सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, द साइकोलॉजिक मॉडलिंग और सिद्धांत की उपनाम है सामाजिक अधिगम, सामाजिक विकास का सिद्धांत। अधिगम अवलोकनात्मक, अनुकरणात्मक, प्रेक्षणात्मक, प्रोज्य और सेम सिद्धांत। सामाजिक विकास सिद्धांत अधिगम के सामाजिक विकास अधिगम से आशय है समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को स्वीकार कर अमान्य व्यवहारों को त्यागना सामाजिक विकास अधिगम कहलाता है। यह किसने दिया? बांडुरा ने। बांडुरा कहाँ का था? कनाडा का था। समाज व परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख देख कर सीखना ही सामाजिक विकास अधिगम कहलाता है। बांडुरा के अनुसार बालकों को जो कुछ भी सीखता है अपने समाज एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख कर सीखता है। चलना, खेलना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना, गाना, पीना, चाहना, नहाना आदि। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि बालक को जो कुछ भी सीखता है अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा का। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय जीवित जोकर व गुड़िया पर प्रयोग किया। गुथरी ने पीटर व खरगोश पे, बांडुरा ने जीवित जोकर व गुड़िया पे। पिछली बार स्किनर, थॉर्नडाइक उसका क्वेश्चन आया था, अगली बार इसका भी आ सकता है, इसलिए पहले ही याद करके रखते हैं। पानी आने से पहले ही पाल तैयार कर लेते हैं। तो नए क्वेश्चन दो बनेंगे, एक तो किसका? बांडुरा का। बांडुरा का क्या है? बांडुरा जीवित जोकर और गुड़िया पे, और गुथरी ने पीटर व खरगोश पे। बांडुरा जीवित जोकर और गुड़िया पे। बांडुरा ने इस सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बांडुरा के अनुसार जब बार बार के समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए और उन्हें इस बात का ज्ञान न हो कि उन्हें करना क्या है, तो बालक अपने ये जो बा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है बालक बालिकाओं के समक्ष। बांडुरा के अनुसार बालक बालिकाओं के समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, उन्हें इस बात का ज्ञान न हो कि उन्हें करना क्या है, तो बालक अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर दूसरे लोगों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का अनुकरण करने लगता है। अब यार इतनी देर समझ नहीं आया बाबा क्या है, अब समझ में आ रहा है कि यह बालक बालिका में लिखा हुआ है, जिसे प्रेक्षणात्मक या प्रोज्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अर्थ का अनर्थ हो गया आदि कॉपी का। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 4 प्रकार के सोपान बताए, जो अग्र प्रकार है। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए। अवधान, ध्यान केंद्रित करना, धारणा, सीख लेना या ग्रहण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण, व्यवहार में लागू करना, पुनर्वरण या अभिप्रेरणा, त्रुटि सुधार। सबसे पहले अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्वलन या अभिप्रेरणा। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, अपनी सभ्यता संस्कृति का स्थानांतरण करने में सहायक, बालक बालिकाओं का सामाजिक गुणों का विकास करने में सहायक, वीर पुरुषों की जीवनियों का परिचय करवाने में सहायक। बांडुरा के अनुसार छोटे बालक बालिकाओं के समक्ष अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बालक अवलोकन एवं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही वो करने लगेंगे। अधिगम का सोपानिक सिद्धांत रॉबर्ट गेने का है। सोपानिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत किसका था? बांडुरा का। सोपानिक सिद्धांत गेने का। घेरना और याद रहो बेटे, सपना है बड़ा बड़ा। कंडीशन वही उसके अनुसार सपने आएंगे। गेने को कंडीशन के अनुसार सपने आते हैं, यानी सोपानिक सिद्धांत गेने का कंडीशन ऑफ लर्निंग क्या है, इसकी बुक है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। देखो गेने के 8 प्रकार है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विभेद अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम, नियम व सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान। सबसे पहले संकेत मिलेंगे, फिर उद्दीपक आएगा, तो श्रृंखला होएगी,
फिर शब्द बनेंगे, फिर विभेद करेंगे, फिर प्रति लगाएंगे, फिर नियम बनाएंगे, बाद में समस्या का समाधान कर लेंगे। प्रथम 3 स्मृति स्तर हार्वर्ड, मध्य के 3 अवबोध मॉरिसन के चिंतन हंट का, स्मृति हार्वर्ड, अवबोध मॉरिसन, और अंतिम 2 है चिंतन के हंट के, समस्या और नियम। चिंतन से हंट के, प्रत्यक्ष विभेद शाब्दिक अवबोध मॉरिसन के, श्रृंखला उद्दीपक और संकेत स्मृति हार्वर्ड के। लाइन वे याद कर लें। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत, सोपानी के सिद्धांत किसका था? गेने का। कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक की गेने की। अनुभवजन्य सिद्धांत किसका है? कार्ल रोजर्स का। कार्ल रोजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण उनके प्रत्यक्ष अनुभव पर निरूपित करके सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सर्वाधिक सीखता है। कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत यह कहता है कि बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण उनके प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा निरूपित करके सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सर्वाधिक सीखते हैं। अनुभवजन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स का। कार्ल रोजर्स के अनुसार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक क्या सिखाना चाहता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, जबकि बालक क्या और कैसे सीखना चाहता है ये महत्वपूर्ण होता है। कार्ल रोजर्स ने बहुत ही अच्छा लिखा है भाई। अतः कार्ल रोजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं को परंपरागत विधियों के माध्यम से न सिखाकर नवीनतम शिक्षण विधियों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। व्याख्यान विधि के स्थान पर भ्रमण विधि का प्रयोग करो, अनुभव दो, अनुभव से अनुभवजन्य सिद्धांत बना। कार्ल रोजर्स का अनुभवी सिद्धांत एडगर डेल के अनुभवजन्य शंकु का समर्थन करता है। एडगर डेल ने क्या दिया? अनुभवजन्य शंकु दिया, और कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य सिद्धांत, क्योंकि एडगर डेल के अनुभवजन्य शंकु के अनुसार भी प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने का प्रतिशत 70% शब्दों के माध्यम से सीखने का प्रतिशत मात्र 30% होता है। सबसे पहले अनुभव प्रत्यक्ष, फिर कृत्रिम अनुभव, फिर नाटक का प्रदर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे, प्रदर्शन सामग्री लाएंगे, चलचित्र बनाएंगे, स्थिर चित्र बनाएंगे, रेडियो से प्रसारण करेंगे, फिर उसे देखेंगे और शब्द प्रतीक बनाएंगे। अधिगम प्रभावी से कम प्रभावी प्रणाली की ओर, नीचे से ऊपर। एडगर डेल का अनुभवजन्य शंकु ऋणात्मक नकारात्मक अधिगम प्रक्रिया को प्रकट करता है। शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, सोपानी की गेने का, अनुभवजन्य कार्ल रोजर्स का, और अब शाब्दिक अधिगम आशुबेल का। आशुबेल ने क्या दिया है? डेविड आशुबेल। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत डेविड आशुबेल का। डेविड आशुबेल का सिद्धांत निगमनात्मक श्रेणी का सिद्धांत है। डेविड आशुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए। डेविड आशुबेल शाब्दिक सिद्धांत, शाब्दिक अनुभव, आशुबेल। शब्द कौन था बोलता है? आशुबेल बोलता है। क्या बोलता है? डेविड आशुबेल ने शाब्दिक अधिगम सिद्धांत के 4 प्रकार बताए, सीखने के 4 प्रकार बताए। सुनकर सीखना, सीखने के इस प्रकार में बालक अपनी विषय वस्तु को सुनकर सीखने का प्रयास करता है। सीखने के इस प्रकार का सर्वाधिक प्रयोग कक्षा शिक्षण के दौरान होता है। अर्थग्रहण करके सीखना, सीखने के इस प्रकार में बालक अपनी विषय वस्तु के अर्थ को जानकर समझ को उसकी विशेषताओं, समानताओं, असमानताओं को समझते हुए सीखने का प्रयास करता है। सीखने के इस प्रकार को सीखने का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। अर्थग्रहण करके सीखेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार होगा। रटकर सीखना, सीखने के इस प्रकार में बालक अपनी विषय वस्तु के अर्थ को समझे बिना उसे रटकर याद करने का प्रयास करता है। सीखने का यह सबसे निम्न स्तरीय नकारात्मक है। अन्वेषण करके सीखना, सीखने के इस प्रकार में बालक स्वयं सक्रिय होकर अपनी विषय वस्तु की खोजबीन करते हुए सीखने का प्रयास करता है। सीखने का यह प्रकार उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। खुद अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी शाब्दिक सिद्धांत आशुबेल का। शाब्दिक सिद्धांत किसका है? आशुबेल का। अधिगम का चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत, शाब्दिक सिद्धांत आशुबेल का। चिन्ह पूर्ण सिद्धांत टोलमैन के उपनाम है। उद्देश्यपूर्ण, परियोजना, संभावना, संकेत, संकेतन और अव्यक्त।
मोयार थ्योरी, अर्थपूर्ण सिद्धांत, चिन्ह गेस्टोल्टवादी सिद्धांत और भूल भुलैया सिद्धांत। टोलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जीन पियाजे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक तथा गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को मिलाकर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जीन पियाजे कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्ह का अनुसरण करता है। वह चिन्हों की गति को नहीं बल्कि चिन्हों के अर्थ को सीखता व समझता है। टोलमैन के अनुसार जब बालक बालिकाओं द्वारा किसी विषय वस्तु को सीखना प्रारंभ किया जाता है तो बालक अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को संकेत या चिन्ह के रूप में समझ लेता है, जिससे उसके मस्तिष्क में एक मानचित्र का निरूपण होता है। उसी मानचित्र के आधार पर बालक अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यही अधिगम का चिन्हपूर्ण का सिद्धांत है। चिन्हपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? टोलमैन ने। एक बार वापस कर लेते हैं रिवीजन। शाब्दिक आशुबेल का। अधिगम का अनुभव जन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स का। सोपानिकी घेने का। अधिगम का सामाजिक विकास सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। समाज का विकास कौन करते हैं? बांडुरा। कहाँ का है? कनाडा का है। अधिगम का प्रतिस्थापन गुथरी का। प्रतिस्थापन गुथरी का। गुथरी ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पे। पुनर्बलन शब्द स्किनर का और पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हल अमेरिका द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूता स्किनर अमेरिका द्वारा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक का। और अब आना है सबसे पहला सिद्धांत अनुकूलित अनुदेशन। अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया पावलोव का है। पावलोव कहाँ का था? रूस का था, जिसने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।